अच्छा बेटा, ये हमारे पास अब दो सर्किट मैंने इकट्ठे लगाए हैं, चार्जिंग का भी और डिस्चार्जिंग का भी क्वेश्चन इस तरह आ गया। ठीक है, अब बेटे हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे सर्किट है जिसका चार्जिंग सर्किट है, ये चार्जिंग हो गया, और राइट साइड पे जो आ रहा है वो डिस्चार्जिंग सर्किट हो गया। अब हमारे पास ये, क्योंकि लर्निंग आउटकम है डिस्चार्जिंग का थ्रू कैमरा फ्लैश है बेटा, पुराने दौर का कैमरा मेरे दौर का जिसमें आपको फ्लैश को ऑन करना पड़ता था। आजकल तो ऑल दो वो लाइट खुद ही लाइट की इंटेंसिटी सेंस करते हैं, फ्लैश ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बना हुआ है, इतनी सी अरेंजमेंट आपके सामने जो नजर आ रही है, इसको हम कह रहे होते हैं बेटा सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ये जो चीज नजर आ रही है आपको, दिस इज SPDT। ठीक है, SPDT स्टैंड्स फॉर सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। अब स्विचेस दो किस्म के होते हैं। एक स्विच बेटा ये वाला होता है कि हमारे पास ये जिसे आप कह रहे होते हो वन वे की, ये SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। और एक हमारे पास क्या होता है ये वाला, इसको हम SPDT कह रहे होते हैं, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ये बेटा AS लेवल के अंदर 2017 नवंबर के पेपर में भी आया हुआ था, प्रैक्टिकल के अंदर ये स्विच देना था, कैपेसिटर भी दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये SPDT का मतलब हमारे पास ये सिंगल हमारे पास पोल एक है, थ्रो इसकी इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, यानी पोल एक है लेकिन थ्रो उसकी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो बेटे मैं कह रहा हूँ पुराने दौर का कैमरा मेरे दौर के अंदर, इसमें आपको फ्लैश ऑन करने के लिए खुद स्विच को क्लोज करना पड़ता था। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका कांटेक्ट जो है ना, इसका हम इसके साथ कर देते हैं। अब इसका कांटेक्ट ए के साथ होगी तो ये प्लेट जो है मेटल की, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या चलेंगे, इधर चले जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये चीज है, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा लोअर प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा बाय मींस ऑफ इंडक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कैपेसिटर जब फुली चार्ज अप हो चुका है, अब कैपेसिटर फुली चार्ज अप होने का मतलब है फर्दर चार्ज नहीं होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, इसके बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस आएगा, फर्दर कैपेसिटर चार्ज अप नहीं होना। ये देखो पहले बड़ी जल्दी से चार्ज होता है, आस्ते आस्ते चार्ज बटे डिक्रीज करता है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा होता टाइम के अकॉर्डिंगली। तो जितनी एनर्जी इसके पास है अप्रोक्सीमेटली अभी यूज कर रहा हूँ, इसके पास भी अगर वही एनर्जी आ गई, इसका मतलब फर्दर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। कोई चीज चार्ज कैरियर मूव क्यों करते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, तो फर्दर फिर इसने चार्ज अप नहीं होना है, या फुली चार्ज अप हो चुका है अप टू इट्स कैपेसिटी। ठीक है, जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाता है। वो शॉर्ट टाइम भी बेटा इसकी कैपेसिटी और रेजिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर पर डिपेंडेंट होता है। इस तरह चलिए, कैपेसिटर चार्ज अप तो हो गया। अब हम जब फोटोग्राफ लेने के लिए बटन दबाते हैं, इसमें शटर ओपन होता है, लाइट एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन पे जाके हिट करती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हम बेटे वो बटन दबाते हैं तो हमारे पास एक लीवर होता है जिसका कांटेक्ट हमारे पास इसके साथ होता है। वो ऑटोमेटिकली क्या करे, इसका पाथ को यहाँ से चेंज करके इसके साथ कांटेक्ट में ले आएगा। अब इसके साथ कांटेक्ट में ले आया तो हमारे पास अब क्या है, कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक एनर्जी सोर्स, और ये लोड है, ये सिंक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, जितनी एनर्जी होगी ट्रांसफर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, और वापस आके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से चले गए और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया इधर से आके, तो इसका मतलब इसके पास फर्दर एनर्जी रहेगी नहीं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, हमने ये पढ़ा था एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, दरमियान में सेपरेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब चार्जेस ही खत्म हो गए, ठीक है, चाहे यहाँ चार्जेस ही नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, तो ये आपका फ्लैश जो है ये थोड़ी देर के लिए चलता है, बाद में क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होता है। अब बेटे एक चीज माइंड में आ रही होती है, सर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो अच्छा नहीं था, ये चलता रहता। अगर बेटा ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता तो इसका मतलब जब आप फोटोग्राफ लेने के लिए फोकस भी कर रहे हो तो फ्लैश ऑन है। अगर फ्लैश ऑन है तो बैटरी एग्जॉस्ट होती जा रही है, तो बैटरी की लाइफ बड़ी कम हो जाएगी। तो अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम कैपेसिटर को चार्ज अप कर लेते हैं, फर्दर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर इस एनर्जी को आगे यूज करते हैं, तो ये ज्यादा लाइफ इंक्रीज कर देता है बैटरी की। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ अगर इंक्रीज करनी है तो वी मेक यूज ऑफ दिस अरेंजमेंट एक्चुअली। तो हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, यहाँ पे फैंस वगैरह में देखो यूज होता है, मोटर में यूज हो रहा होता है,
ठीक है। टाइम डिले सर्किट्स में यूज हो रहा होता है, वो यूज में थोड़ा सा हल्का सा बाद में करूंगा, बहुत डिटेल यूजेस की नहीं, लेकिन जो मेजर चीज है वो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है बेसिकली। इसका यूज क्या है? दिस अरेंजमेंट इंक्रीजेस लाइफ ऑफ एन ईएमएफ सोर्स। बात क्लियर होगी है? अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर, तो मैंने कहा था एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो चार्ज को सेपरेट कर रहा है फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एक रेजिस्टर इज द कंपोनेंट, लेकिन रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा देखते हैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो इसकी हमारे पास एबिलिटी को जो होती है उसे हम कह देते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का वर्ड लिख लें वो भी ठीक होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटी और कैपेसिटर मींस हमारे पास बेटा ये दो प्लेट्स कंसीडर किए हैं, वही जितना पहले पढ़ा वही चीज है सारी। यहाँ पे हमारे पास सपोज अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया ये वाला, पहले कैपेसिटर बड़ी जल्दी चार्ज अप हो जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज करते थे, चार्ज की एक्यूमुलेशन भी ज्यादा होती जाती है। ये चार्ज की एक्यूमुलेशन, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनके रीजन के अंदर इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि सेपरेशन सेम है ना बेटे, सेपरेशन सेम है। फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। ठीक है, या E इक्वल्स टू वी ओवर डी, मैं दोनों फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ। अब यह हमारे पास अगर D की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज भी दरम्यान में इलेक्ट्रॉन जो आता है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। अगर V की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। ठीक है, और एक जगह जाती है जब V की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होती है, वो इसमें E की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होती है। तो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो बेटा चार्ज मूव तब करता है, चार्ज कैरी जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है किसी एक प्लेट पर, उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जितना एक प्लेट पॉजिटिव होगा दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि एक पे अगर आया तो दूसरे पे आना ही है ना इंडक्शन प्रोसेस से। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स। यानी बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप जा रहा होता दोनों में। तो इसका क्यू किस पे डिपेंडेंट होगा? दैट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन वी। जिस तरह वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता वही है। तो इस साइन को रिमूव करते हैं, इक्वालिटी आ गई, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, व्हिच इज सी वी हो गया। दिस सी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ये जो हमारे पास है इसको हमने कह दिया कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब अगर हमने इसको डिफाइन करना है बेटे, अगर मैं कहता हूँ डिफाइन कर दें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को, क्योंकि आप पूछी जाती है ना, तो हमारे पास बेटे हमने इस फॉर्मूले का रेफर करना है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अच्छा, अब Q क्या है? मैंने पर्टिकुलर इसमें लिखा है एक कैपेसिटर, एक चार्ज है जो एक प्लेट पे आ रहा है, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। बात समझ आ रही है ना? तो ये नहीं लिखना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स, तो गलत है फिर। Q किसी एक प्लेट का चार्ज है, जबकि V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स। अब माइंड में आ रहा है सर ये एक प्लेट का, ये दोनों के क्रॉस आ रहा है। बेटा अगर एक ही प्लेट ले लूं मैं, ये लो, ये दो प्लेटें ली, मैंने इसी प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, इसी से नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? ये तो वैसे शॉर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटों के क्रॉस होगा तो तब भी हमारे पास चार्ज आना है किसी एक प्लेट पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंडक्शन प्रोसेस से आ जाता है बेटे। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस से आ जाएगा वो। ठीक है, वो लाजमी नहीं नेगेटिव से कनेक्ट किए हो, लाजमी नहीं। ये प्लेट अगर ये है, दूसरी प्लेट ये है, इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तब भी चार्ज आ जाएगा बेटे इस पे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आगे पॉजिटिव चार्ज को यूटिलाइज करेंगे, फिर भी कैपेसिटर है।
क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड है, मे बी ये +22 वोल्ट पे हो, ये 0 पे, तो क्या 22 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो आ रहा है ना, ठीक है। तो क्यों किसी एक प्लेट का चार्ज है दूसरी प्लेट पे इंडक्शन के प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटिकली चार्ज आना ही आना है बेटे। तो दिस इज चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। सिंबल जिसके लिए लिखते हो वो चने लिख दिया सिंबल जो कैपिटल सी, ठीक है। यूनिट इसके जो होंगे ये फैरेड होते हैं, फैरेड कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलम over 1 volt. 1 volt. If a charge of 1 coulomb is separated on a plate of capacitor per unit potential difference of 1 volt across parallel plates, then capacity of that capacitor is 1 farad. ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे। ये डिपेंडेंस जो है बेटे ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। अब सिलेबस में तो करवा क्यों रहा हूं बेटे, हमारे पास क्योंकि आपने बाद में एमडी कैट के बच्चे अभी अपीयर हो गए इसके लिए एनईटी के लिए, तो वहां है। तो बेटा सी जो है हमारे पास दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी है। बेटा ये हमारे पास पहले हम पढ़ चुके हैं, दिस द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीजें नहीं कर रहा हूँ बेटे। और इसकी वैल्यू भी हमारे डेटा पेज पे गिवन होती थी 8.85 में -12 फैरेड पर मीटर। ए बेटे क्या है? सरफेस एरिया ईच प्लेट का, ये एरिया ऑफ ईच प्लेट कह लो, एरिया ऑफ ईच प्लेट। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। बेटे हमारे पास जिस तरह होता है ना R इक्वल्स टू V ओवर I को हम यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए रेजिस्टेंस को, इसको हमने करना है डिफाइन C इक्वल्स टू Q ओवर V से, उससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। बेटे इसके यूनिट ओम होते हैं, इसके यूनिट फैरेड है। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L ओवर A। इसकी डिपेंडेंस हमारे पास क्या आ रही है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। अब बात क्लियर होगी, थोड़ी सी चीजें बेटे इस तरह थोड़ा सी रिलेट करके याद करनी पड़ती है। अच्छा अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेपर, ये तो होगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब जितना रेजिस्टेंस हमने पढ़ के रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पढ़ा था, या आप इसके भी कॉम्बिनेशन पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले आ गया हम ए पे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने वोल्ट मीटर लगाना है तो यू मे इन ऑर्डर टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दीस कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा वन आफ्टर द अदर होता है हमेशा, जिस तरह रेजिस्टर का होता है उस तरह इस तरह। हम थोड़ा सा इसको समझना है बेटे। हमारे पास दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी टी यू डब्ल्यू एक्स, ये मैंने प्लेट्स के नाम रखे हैं। लेट के जो कैपेसिटर्स हैं they are made of different material and their capacity, let its capacity is represented with C1, its capacity is C2 and its capacity is C3। डिफरेंट होने का मतलब ये बेटा, मैंने अभी फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ा, में भी किसी का एरिया ज्यादा हो किसी कम हो, सेपरेशन वेरी हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटेंस है, रेजिस्टर डिफरेंट होते हैं, सेम इज ट्रू फॉर द कैपेसिटर्स। अब हमारे पास C1 कैपेसिटर जो है, इसकी जो ए प्लेट है बेटे, इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली वायर दिस कंडक्टिंग पार्ट टू दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। The positive electrode have the tendency to attract electron from this plate A depending upon its number density। तो आई सपोज के फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटे हमारे पास के 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 electrons of A move from its plate towards positive electrode। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए तो यहाँ 4 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है।
4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं तो 4 पॉजिटिव चार्जेस बेटा यहाँ डेवलप हो गए। अगर यहाँ 4 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए तो क्या होगा, इंडक्शन का प्रोसेस होना है, ड्यू टू विच वी गेट नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्जेस डेवलप ऑन द नेबरिंग प्लेट बी ऑफ द सेम कैपेसिटर। ठीक है, नाउ द नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, दिस इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इन द फील्ड ऑफ positive charge of plate A. These protons are free and they need electron to come to their stable state, and they are further connected via this conducting part to this another metallic plate having large number of mobile or free electron as per its number density. तो अब क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि अब यह 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास टी प्लेट के, दे टेंड टू मूव टुवर्ड दिस साइड। व्हाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उनको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो अगर पुल कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वहां पे जो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन वही हमारे पास क्या थे, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। ये भी क्या करेंगे, इंडक्शन का प्रोसेस करेंगे, नेबरिंग प्लेट पे यहाँ नेगेटिव हो गया, इस तरफ फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये नेगेटिव तो फिर इसकी फील्ड के अंदर है, प्रोटॉन्स फ्री हैं, प्रोटॉन नेबरिंग मेटालिक प्लेट में से अब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो तीसरे स्टेप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स डब्ल्यू प्लेट के मूव करें टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ड्यू टू विच वी गेट पॉजिटिव चार्ज हियर। हमारे पास ये भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन प्रोसेस ये काम किया। अब एक्स प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अंदर है। These protons on plate X, they are again free and they are further connected via this conducting part to this negative electrode. So this positive charge will attract electron from the source, like this is, I will consider this as. तो अब हमारे पास क्या होगा, सोर्स में से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं in the fourth step. Suppose 4 electrons from the source they move toward this side. अगर यहाँ पे जा रहे हैं बेटा, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने। अब चार्ज देखो सारों पे कितना एक जैसा है, इस पे भी हमारे पास सेम पॉजिटिव है बेटे, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है। और अगर मैं ये देखूं, ये Q1 चार्ज आया था, इस पे Q2 चार्ज आया था, इस पे Q3 चार्ज आया था। ये कितने चार्ज है हमारे पास एक प्लेट पे, 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव या 4 नेगेटिव। सोर्स से कितना गया था, सोर्स के पास 4 गया था, वापस कितना आया 4 पे। तो इतना में जितना चार्ज सोर्स पे क्या गया उतना ही सोर्स से वापस आ गया, और वही चार्ज यहाँ पे क्या सारों पे सेम स्टोर हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो पहली बेटा प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास चार्ज के ऊपर है। चार्ज का मैं हर कैपेसिटर पे क्या है, यहाँ पे सेम होगा ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम है, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम है। जितना सोर्स से आया है चार्ज फ्रॉम सोर्स, जितना सोर्स से आया है वही चार्ज है जितना चार्ज टू सोर्स पे गया है, और वही चार्ज है जो बेटे हमारे पास Q1 है, वही चार्ज है Q2 है, वही चार्ज है Q3। ठीक हो गया ना, चार्ज जितना आया था बेटा उतना चला भी गया। ठीक है, सारों पे सेम है, तो चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इट मीन वैसे भी हम लिखते हैं सारों पे चार्ज अगर सेम है तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3, मैंने Q के बराबर इसकी ले लिया। सेकंड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ऊंचा बोल यार। उसकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सके। कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं है, कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि बहुत ही कम है। कैपेसिटी पे चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। मैंने कैपेसिटी की डेफिनेशन में ना वैसी ऐसी बात की है, कैपेसिटी ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा देखेगा, कोई डिपेंडेंस में चार्ज की बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो होल्ड ही नहीं इतना कर सकती, अगर Q3 वाली Q1 से कम होल्ड करती है चार्ज, बेटे सीरीज में रेजिस्टर की जो मर्जी वैल्यू करंट सेम होता ना, तो सेम वही यहाँ पे वही चीज है। इट डज नॉट मीन कि हमारे पास के कैपेसिटर बड़ा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है,
C इज इक्वल Q और V पे डिपेंडेंट है। V और Q आपस में डायरेक्टली है, C कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटे हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ को अगर माइंड में रखो, चार्ज मूव किया तो एनर्जी तो इसने दी थी, वही एनर्जी यहाँ पे चार्ज को सेपरेट की, इसमें कोई एनर्जी कुछ यहाँ पे डिवाइड होगी, वही एनर्जी कुछ यहाँ डिवाइड होगी, कुछ यहाँ पे डिवाइड होगी, ठीक है। अगर एनर्जी डिवाइड अगर हो रही है तो इसमें सारों में जो एनर्जी ऐड अप हुई है वो इस टोटल इस एनर्जी के बराबर है। एब्सोल्यूट इसके बराबर नहीं होगी, इससे भी कम होगी एक्चुअली, लेकिन चार्ज सेपरेशन तो इसी ने किया है ना। तो इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा है, इट इज नॉट मेजरिंग इट्स ईएमएफ, इट्स मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दिस रेजिस्टर, सॉरी ऑल दिस कैपेसिटर्स। तो हमारे पास बेटे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? ये डिफरेंट है, जिसमें अभी एक क्वेश्चन आ रहा था बेटे, ये डिफरेंट इस सेंस में होता है Q इज इक्वल टू CV है, चार्ज की वैल्यू सेम है, कैपेसिटी बड़ी हो तो वोल्टेज कम होता है, ठीक है। और अगर कैपेसिटी छोटी हो तो वोल्टेज हमेशा उसके क्रॉस ज्यादा होता है, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी कि मैं फॉर्मूला मैंने Q इक्वल्स टू CV लिखा था बेटे, ये कांस्टेंट होता है, Q की वैल्यू कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं, अगर जिसकी वैल्यू C की ज्यादा होगी उसकी V की वैल्यू कम होगी और वाइस वर्सा। लेकिन इफ यू फॉलो बाय के सेकंड लॉ, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ जो लूप एनालिसिस पे अप्लाई करते हो आप, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास V जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अब इनकी अगर टोटल कैपेसिटी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी जो है टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, बेटे V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू C, इफ यू मेक V एज सब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू Q ओवर C। This further equal to Q over C is equal to Q1 over C1, Q2 over C2, Q3 over C3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में Q की वैल्यू तो सेम होती है, तो Q over C इक्वल्स टू Q over C1 प्लस Q over C2 प्लस Q over C3। थ्रू Q से डिवाइड कर दिया तो 1 over C किसके बराबर? 1 over C1, 1 over C2 प्लस 1 over C3। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास कैपेसिटी होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वो डिक्रीज करे, कम होगी, तो ये हमारे पास क्या करती है? डिक्रीज करती है। सबसे छोटा कैपेसिटर भी लगा होगा उससे भी फाइनल आंसर कम आना है, ठीक है। सबसे छोटा कैपेसिटर मैंने सपोज कर लेते हैं बेटे, मैंने C टोटल निकालना है, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, सॉरी ओम वर्ड यूज फैरेड का, और एक 8 फैरेड का, ओम वर्ड यूज कर रहा था फैरेड बेटे। एलसीएम 8 आ जाएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4 2s are 8, 8 1s are 8। तो 1 और C किसके बराबर होगा? 7 over 8 के। इफ यू मेक C as subject is 8 over 7, इसे अप्रोक्सीमेट 1.14 फैरेड के बराबर आएगा। अब फाइनल आंसर देखो, हमारे पास जो सबसे छोटा कैपेसिटर है हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 2 फैरेड, उससे भी कम आएगा, तो इसके मतलब हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर डिक्रीज करता है हमेशा, इसके अंदर टोटल कैपेसिटी हमेशा कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है। जो और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, रेजिस्टर केस में यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यही बेटे हम अप्लाई करके देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। यही चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करते हैं। ओके बेटे, ये हमारे पास एक 3 कैपेसिटर्स मैंने कनेक्ट किए हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू आर फैमिलियर, ठीक है। वो वन बाय वन आफ्टर द अदर होता है, ये सारे साइमल्टेनियसली कनेक्ट हुए होते हैं फ्रॉम एंड्स टू एंड्स, वो हो गया। Let the capacity of first capacitor be, this is C1, this is C2 and this is C3. So if you focus on the first property which is the charge के ऊपर, तो चार्ज इसमें सेम होता है या डिफरेंट होता है, अब देखते हैं बेटे। Now all these capacitors are connected directly via the conducting part to this positive electrode. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कुछ यहाँ से भी कुछ यहाँ से, सिंस दे आर डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हुए, कैपेसिटी डिफरेंट हमें डिफरेंट मटेरियल ही हो, तो हमारे पास नंबर डेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट के गए हैं, तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर हमारे पास बेटे अगर सपोज किया हमने कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स बेटे गए हैं डी प्लेट के,
So it means we are having 5 positive charges at this position. और तीसरे केस के अंदर यहाँ से सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटे गए हैं G प्लेट के, so it means we are having 3 positive charges here. The total charge carriers which move from one position to another now by Kirchhoff's first law, which is based upon the conservation of charge. Current entering a junction must be equal to current leaving. Although charge carrier move करें तो flow of charge carriers current ही होता है, current ही आ रहा है अभी. तो बेटा 2 5 7 7 plus 3 is 10. ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटे किसके, A के भी, D के भी और G के भी move from these plates towards positive electrode. ठीक हो गया. अच्छा, now if we are having positive charges here, बेटे इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है ए प्लेट पे तो क्या करेगा, नेबरिंग प्लेट पे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास 5 नेगेटिव चार्ज आ गया, 5 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डेवलप हो गए. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 नेगेटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए. अब जो जितनी भी प्लेट्स हैं बेटे नेगेटिव चार्जेस, तो ये जो मैंने शो किए हर प्लेट के ऊपर, वो तो लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसके इन्फ्लुएंस के अंदर, उसके फील्ड के अंदर हैं. प्रोटॉन्स ये जो हैं ये दे ऑल आर फ्री एंड दे ऑल आर फर्दर कनेक्टेड बाय दिस कंडक्टिंग पार्ट टू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो क्या करेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड सोर्स में से ये एनर्जी गेन करेंगे. ठीक है, सोर्स में से एनर्जी गेन करने का मतलब है कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सोर्स के वो इस डायरेक्शन में मूव किए और 10 इस डायरेक्शन में मूव किए, तो हमारे पास उन्होंने क्या किया, 3 बटे इसमें पास चले गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन सोर्स के इसके पास चले गए, 5 इसके पास चले गए और 3 इधर चले गए. तो हमारे पास ये सारे क्या हो गए, ये अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं. ठीक है, ठीक हो गया. अच्छा, अब ये हो गया बेटे, इसका मतलब है चार्जेस क्या है वो न्यूट्रलाइज हो चुके जो हैं, ये वाले सारे न्यूट्रलाइज हो गए. अब इस पे कितना चार्ज है, 2 है ना, इस पे 5, इस पे कितना होगा बेटा 3. तो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है हर कैपेसिटर पे, दिस इज डिफरेंट. ठीक है, एज पर इट्स कैपेसिटी, एज पर इट्स कैपेसिटी. ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी मैं पहले कह रहा हूँ कांस्टेंट है. अब यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा तो तभी हमारे पास तो चार्ज की वैल्यू कैसे जो हमारे पास डिफरेंट है. तो चार्ज यहाँ पे क्या है बेटे, डिफरेंट है. डिफरेंट होने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV. V इसमें बेटा कांस्टेंट होता है पैरेलल में. अगर हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा होगी तो चार्ज भी ज्यादा होगा. ठीक है, इट मींस कि हमारे पास बाय किरचॉफ लॉ देखो, जितना सोर्स से आ रहा है जितना सोर्स से जा रहा है, टुवर्ड्स सोर्स या टू सोर्स, फ्रॉम सोर्स, दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 plus Q3 के बराबर है. What Q1 Q2, these are respective charges on these plates, which is that Q1 on this capacitor, Q2 on this capacitor and Q3 on this capacitor. ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगा. उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के ऊपर. Now if you focus K first, K second law बेटे, Kirchhoff's second law, which is based upon the conservation of energy. यानी एक लूप के अंदर हमेशा एनर्जी सेम होती है. अब लूप अगर आप देखते हो बेटा, लूप एक बनती है, यहाँ से चार्ज कैरियर गया है, उसका लूप भी ये बनी बस. अब इस लूप में कितने ये सोर्सेज आ रहे हैं, एक ही आया है. कैपेसिटर कौन सा है, सिर्फ C1 आया. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के क्रॉस होगा वही हमारे पास होगा सोर्स के क्रॉस. क्यों, हमने तो ये चीज पढ़ी हुई है बेटे. यहाँ पे अगर टाइम लिया, यहाँ पे जो चार्ज लिया है वो हमारे पास ग्राफ तो ये बनता था. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो पोटेंशियल, और जब चार्ज सेम हो गया, इसका दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या वो इसका होगा. दूसरा सोर्स ही एक ही है और हमारे पास ये इस लूप के अंदर सिर्फ यही चीज आ रहा है और यही सोर्स आ रहा है. तो जो कैपेसिटर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर होगा वही सोर्स के क्रॉस होगा. ठीक है, तीसरे अगर कंसीडर ये करते तो हमारे पास एक ही ये चीज आ रही है, जो इसका हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस आ रहा है.
तो इसका मतलब हमारे पास सारों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो दैट इज सेम। सेम क्यों क्यों क्योंकि एक ही हमारे पास बेटे ईएमएफ सोर्स आ रहा है और एक ही हमारे पास क्या कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। एज सिंगल कैपेसिटर एंड ईएमएफ सोर्स इन अ लूप। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि V जो होगा बेटे वो V1 के क्रॉस भी वही है, V2 के क्रॉस भी, V3 के क्रॉस भी वही है। Now if we focus on total capacity, total capacitance, अब total capacitance क्या बनती है हमारे पास बेटे, since what we read Q जो है this is equal to Q1 equals to Q2 equals Q1 plus Q2 plus Q3 and Q is further equal to CV के बराबर होता है। We can write C1 V1, C2 V2, C3 V3। अब बेटे V की वैल्यू V1 V2 V3 वो तो V के बराबर है, तो we can write CV is equal to C1V plus C2V plus C3V। Now we will cancel out from both sides, तो C किसका, C1 plus C2 plus C3। इसका मतलब हमारे पास इसमें ये वैल्यू क्या होती है, टोटल कैपेसिटी हमेशा ये क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, ठीक है, ये इंक्रीज करती है। अच्छा अब एक और चीज बेटे, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, ईच ऑफ capacity C connected in series pose and B के अंदर बेटा in parallel। अब C के अंदर हमारे पास क्योंकि कैपेसिटी बेटे इसमें सीरीज में हमेशा क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, इसमें क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। कोई चीज डिक्रीज करनी हो तो उसका मतलब ये होता है तो उसको आपने डिवाइड करना है। तो ये C टोटल जो होगी ना बेटे, वो C एक कैपेसिटर, उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से आप डिवाइड कर दोगे, और ये जो C टोटल होगी ना बेटे N से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बात क्लियर होगी? अच्छा क्यों क्वेश्चन बनना है इसमें, बनना क्यों में बनता है, मीटर से। अब दूसरी चीज आती है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो फिर इट मींस वी कैन राइट दिस फॉर्मूला 1 over C total equals to 1 over C1 plus 1 over C2, and if you take its LCM this further equal to C2 plus C1 with LCM C1 C2, this is 1 over C total. So further if you make C total as subject, this is C1 C2 over C1 plus C2. The total capacity, this is only valid for two capacitors which are connected in series, not more than two. सिर्फ दो के लिए अप्लाई होना है बेटे, दो से ज्यादा पे अप्लाई नहीं होना ये, ठीक है। तो तीन पे अप्लाई नहीं करना, तीन के लिए वही फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ये तो यही है ना, यही हर जगह यूज होना है। अच्छा अब ये तो हो गया। अब बेटे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अच्छा एक और चीज मैं करवा दूं तो टाइम थोड़ा कम, क्वेश्चन पे अभी आ नहीं सकता। सर जी बेटे। सर जो आपने ऊपर फॉर्मूला करवाया है, सर ये तीन पे अप्लाई क्यों नहीं हो सकता? बेटे तीन पे अगर अप्लाई करते हैं ना तो बेटा ये देखो अब क्या होता है, 1 over C टोटल है ना, 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, C1 C2 C3, ये हो जाएगा C2 C3, ये हो जाएगा C1 C3, ये हो जाएगा C1 C2। तो C टोटल हमारे पास होगा C1 C2 C3 एलसीएम, और न्यूमरेटर में आ गया नीचे C2 C3 C1 C3 C1 C2, ये तीन पे ये फॉर्मूला बनता है फिर, ठीक है। तो गलती कर जाए करते इसलिए मैं सिर्फ दो पे है बेटे ये, नहीं तो 1 over C वाला फॉर्मूला पेपर में वैसे यूज कर लेना, ठीक है ना।
ये प्रूफ भी आया हुआ था पूरा नंबर 14 के अंदर। अब बेटे आगे नेक्स्ट, सेफ वर्किंग वोल्टेज across a capacitor। अच्छा, अब बेटे थोड़ा सा माइंड में दोबारा लाइएगा जितना आप पहले पढ़ चुके हो। बेटे अब हमारे पास एज वेरिएबल मैंने सोर्स ले लिया। सपोज अगर सोर्स वेरिएबल है तो इसका मतलब है ये वेरी करता जा रहा है बेटे। मैंने यहाँ पे वोल्टेज देख लिया, यहाँ पे चार्ज देख लिया, मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, वैल्यू भी 0 थी। बट 1 वोल्ट किया, सपोज इसकी वैल्यू आ गई 5 कूलम। मैंने 2 वोल्ट किया तो इट इंक्रीजेस टू 10, 3 किया तो 15 पे आ गया, 4 किया 20 पे चला गया, 5 किया 0 हो गई। क्या मतलब है? ठीक है, जब 5 भी नहीं तो हाँ चलो 5 किया तो मेरे पास वैल्यू 0 होगी बेटे। अच्छा, अब हो ये रहा है, ऑल्दो आपने ये पढ़ा है कि Q जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन V। जो आप वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ चार्ज की एक्यूमुलेशन भी ज्यादा होती जा रही है। अब सपोज मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ज्यादा चार्ज है बेटे। यहाँ पे जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ये नेगेटिव चार्ज भी होगा। ये अगर बेटे चार्जेस यहाँ पे देखो ज्यादा हो रहे, इसका मतलब वोल्टेज भी ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट उसके बराबर बनता है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है? वही इसके क्रॉस है। ठीक है ना, V की वैल्यू जो आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये ज्यादा होता जाए तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू VQ/D आपने पढ़ा हुआ। D क्या है? सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स व्हिच इज कांस्टेंट। Q क्या है? चार्ज कोई भी पार्टिकल यहाँ पे ले रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चार्ज है। जो पोलराइजेशन ऑफ मीडियम जो हुई थी, एयर का हमारे पास कोई भी चार्ज है बेटे। अगर ये वैल्यू ज्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। वो वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि ये स्टेबल एटम भी अगर आप कंसिडर करते हो, बिल्कुल स्टेबल एटम था, तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज दरमियान में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है, नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगनी है। वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें क्या होती है? आयोनाइजेशन हो जाती है, आयोनाइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर सपोज एयर ही है बेटे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर एयर है, उसमें अगर आयोनाइजेशन होगी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटे? वो इधर आके इसके एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। पॉजिटिव चार्ज एयर के अंदर मूव करके गया तो नेगेटिव चार्ज को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अगर चार्जेस कम होना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन काम था कैपेसिटर का, कुछ एनर्जी को स्टोर करना बाय दिस रिलेशनशिप। एक प्लेट पे पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव, दरमियान में सेपरेशन, नेगेटिव सन इससे लिखना अट्रैक्टिव फील्ड है ये बेटे। अगर चार्जेस कम होना शुरू हो गए तो इसका मतलब एनर्जी भी कम होना शुरू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सेफ वर्किंग वोल्टेज कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, कितना मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वो हमारे पास क्या है? वो कंडक्ट ना कर सके, ये कंडक्ट ना कर सके। ये वैल्यू 0 होने का मतलब टोटली वो कंडक्ट कर गया, इसने यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया। So what should be the maximum potential difference that can be applied across a capacitor so that dielectric medium between two parallel plates must not be conducting? तो अगर हमारे पास कोई भी अगर हमें कैपेसिटर दिया जाता है, इसकी कैपेसिटी जो होती है सपोज कहता है कि 20 माइक्रोफैराड है, साथ 5 वोल्ट लिखा है, इसमें 5 वोल्ट इज द सेफ वर्किंग वोल्टेज across that capacitor. We cannot connect that capacitor across a 15 volt source, otherwise वो blow up कर जाएगा, जल जाएगा बेटे वो। ठीक है,